बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो लेक्चर है जो 21 सितंबर को स्कूल में दिया गया। ये एग्जैक्टली वही लेक्चर है और उसकी अभी हम उसको दोहरा रहे हैं सारा, थोड़ी सी बेहतरी के साथ, थोड़ी सी ज़्यादा उसको उसमें बातें ऐड करके। सबसे पहली चीज़ ये है, वी शुड स्टार्ट विद कि बात का तो आपको पता है एक बंदे से गलती हो जाती है, वो गलती फिर आगे चलती रहती है। तो वो चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि फिजिक्स में गलती कैसे चलती है और उसका मामला कहाँ तक चलता रहता है। ठीक है, अब ये चीज देखें कि फर्ज करें ये कोई स्क्वायर है, ये इसकी लेंथ है जिसको आप x कह लें, इसका जो एरिया है जिसे आप y कह लें तो x स्क्वायर के बराबर है। एरिया को आप y कह लें। फर्ज करें कि x की लेंथ जो थी वो 2 है, मतलब x की लेंथ 2 है, ये लेंथ भी 2 है, ये लेंथ भी 2 है, ये लेंथ भी 2 है, तो एरिया की वैल्यू क्या होगी? 4 हो जाएगी। अच्छा, अब फर्ज करें किसी बंदे ने ये लेंथ मेजर करते हुए गलती कर दी, ये लेंथ मेजर करते हुए क्या कर दिया? गलती कर दी, और इसे उसने 2.1 मेजर कर लिया। लेंथ 2 थी, लेकिन गलती उससे ये हुई कि उसने इसको मेजर करते हुए 2.1 कंसिडर कर लिया। अब 2.1 अगर उसने इसे कंसिडर किया तो ये लेंथ भी 2.1 होगी, तो उससे जो उसका एरिया आएगा जिसको मैं वाई डैश कहता हूं, वो 2.1 स्क्वायर करेगा तो वो आ जाएगा जी 4.41। आप देखें कि ओरिजिनल एरिया क्या था, ये था। तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं, इसका मतलब ये y की ओरिजिनल वैल्यू थी एरिया की, और ये उसमें एरर है। इस चीज को हम ऐसे जाहिर करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x में अगर गलती पैदा होगी, x में अगर कोई गलती होगी तो y के अंदर भी वो एरर आ जाएगी, उसका अफेक्ट आ जाएगा। तो इस एरर के बारे में हम बात करेंगे कि अगर हमने मेजरमेंट्स करते हुए कुछ चीजों के अंदर हमारे अंदर कोई अनसर्टेनिटी है या उनमें कोई एरर है, तो हमारी वो एरर कैलकुलेशंस में आगे कैसे चलती है। लेकिन इससे पहले कि हम वो चेक करें कि आया वो एरर कैसे मूव करती है, हम छोटा सा मैथमेटिक्स डिस्कस करना चाहेंगे। और सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर, ये पहला पॉइंट तो मेरा ये था कि मैंने आपको बताया कि एक एरर जो है वो कैलकुलेशन में रन करती है और बढ़ती चली जाती है। और अच्छा देखें यहाँ गलती हुई कितनी, 0.1 की गलती हुई, यानी ये लेंथ 2 थी, इसको मेजर 2.1 कर दिया, वही एरर यहाँ काफी बड़ी हो गई है, वो 4 से एरिया उठ के 4.1 पर चला गया। तो पहला पॉइंट ये है कि एरर इन द मेजरमेंट्स लीड्स टू बिगर एरर्स, और जो उसके बाद जो क्वांटिटीज हैं उनमें वो एरर मल्टीप्लाई होती है और ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, जो मैंने बात करनी है वो ये है कि फर्ज करें कि आप डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। डेंसिटी है मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी है मास ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसी भी चीज का हो सकता है। अच्छा, अगर आपने मास को ग्राम में लेना है और तो डेंसिटी को सीएम क्यूब में, वॉल्यूम को सीएम क्यूब में होना चाहिए, तो जब आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह का, तो उसमें आपने मास को पक्का बंदोबस्त करना है कि वो ग्राम में हो, और वॉल्यूम जिन जिन डायमेंशन से कैलकुलेट हो रहा है वो सारी सेंटीमीटर में हो, ताकि वॉल्यूम का यूनिट सीएम क्यूब आए, और फिर ही जो आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में आप कह सकेंगे कि वो ग्राम पर सीएम क्यूब के बराबर है। अब इसमें एक बात और आ जाती है, वो ये है कि या आप अगर चाहते हैं कि डेंसिटी जो है उसके यूनिट्स हों केजी पर मीटर क्यूब, तो आपको मास को किस में लेना चाहिए? केजी में। मास को केजी में लेना चाहिए और वॉल्यूम को फिर आप मीटर क्यूब में लें, और वॉल्यूम जिन डायमेंशन से कैलकुलेट हो रहा है उन सारों की लेंथ्स मीटर में हो। तो इसका मतलब है जब आप कोई नॉर्मल फिजिक्स का फार्मूला लगाते हैं और कोई कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें आप कोशिश करते हैं कि यूनिट्स ठीक इंसर्ट हो, और यूनिट्स अकॉर्डिंग टू
जो स्टैंडर्डाइज यूनिट्स हैं उसमें कन्वर्ट करके आप डालें। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात होगी, अब मगर अगर आपको कोई कहे एरर इन मास ओवर मास, अगर इस तरह से हो, इसमें आप यूनिट्स कन्वर्ट करने की परवाह नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने लिखा है कि जनाब मास 50.0 प्लस माइनस 0.1 ग्राम है, तो आप ये एरर इन मास ओवर मास की जो वर्किंग करेंगे उसमें आप यूनिट्स चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप अगर इसे केजी में कन्वर्ट करें और इसे केजी में कन्वर्ट करें तो बात उधर ही बन जाएगी। मिसाल के तौर पर इसको आप 1000 से डिवाइड करते हैं, इस 50 को भी आप 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये चीज इस तरह आएगी, ये देखिए। तो तब भी अपॉन सिंप्लीफिकेशन ये 1/500 ही बनेगा, और इसको भी आप सिंप्लीफाई करें तो ये भी 1/500 ही बनेगा। तो इससे ये बात समझ में आती है कि जब आपको कोई कहे चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ, जब कोई आपको कहे चेंज इन मास या फिर एरर इन मास ओवर मास, या एरर इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, या इवन कोई एरर इन टाइम ओवर टाइम, तो इसमें आप यूनिट्स चेंज नहीं करते। और तो और अगर R1 ओवर R2 की कोई रेशियो, इन दो डिस्टेंसेस की रेडियाई की रेशियो हो तो उसमें भी यूनिट्स चेंज नहीं करते। दो टाइम्स की कोई रेशियो हो तो उसमें भी परवाह नहीं करते, ये ईयर में है तो ये भी ईयर में चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, कोई जरूरत नहीं है सेकंड्स में कन्वर्ट करने की। और अगर फर्ज करें मतलब रेशियोज आ जाएं जहां, तो वहां आप यूनिट्स के चेंज करने की परवाह नहीं करते। आपसे कभी वो कोई आपको उसको सजा नहीं देगा कि जी आपने ऐसा क्यों नहीं किया। ये दो बातें होगी। अब मेरी तीसरी बात जो मैंने आपसे कहनी थी वो क्या है? तीसरी बात ये है कि एरर्स कैसे आगे बड़ी होती चली जाती है। अब अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू a प्लस बी, y इज इक्वल टू क्या है जी? a प्लस बी। अब आप ये चीज देखें कि फर्ज करें a की वैल्यू है 5.3 प्लस माइनस 0.1 और b की वैल्यू है 3.7 प्लस माइनस 0.1। तो इसमें y की वैल्यू क्या बनती है? 5.3 प्लस 3.7, ये बन गई जनाब 9.0, ये y की वैल्यू है। ठीक है यहां तक। अब ये y की वैल्यू है, तो इसके साथ जो एरर एसोसिएटेड है वो कैसे आप देखेंगे? अब आप देखें, आप ऐसा करें कि आप देखें y की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती थी? y की लार्जेस्ट पॉसिबल ये हो सकती थी कि a अपनी लार्जेस्ट वैल्यू ले। a की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 5.3 प्लस 0.1, तो ये 5.4 हो जाएगी। और b अपनी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ले तो क्या है? 3.7 प्लस 0.1, 3.8। इसे कैलकुलेट करें तो ये 9.2 आती है। इस तरह एरर इन y जो है वो y लार्जेस्ट माइनस नॉर्मल y है। एरर इन द वैल्यू ऑफ y क्या है? y लार्जेस्ट माइनस y है। तो y लार्जेस्ट कितना है जनाब? 9.2, और नॉर्मल y कितना है? y 9.0। एरर इन द वैल्यू ऑफ y कितना बन गया? 0.2। और आप देखें एरर इन द वैल्यू ऑफ y इन दोनों के एरर्स को जमा करके निकला। तो इसे देखकर मैं एक लॉ बना सकता हूँ, एक रूल बना सकता हूँ, और वो रूल ये है कि इफ y इज इक्वल टू a प्लस b है, तो एरर इन द वैल्यू ऑफ y कैन बी एज लार्ज एज, error in the value of y can be as large as error in the value of a plus error in the value of b। ये है जी पॉसिबिलिटी। ये लार्जेस्ट पॉसिबल एरर इन y जो है वो a और b के लार्जेस्ट पॉसिबल एरर्स का सम होगा। ये मेरा रूल है। इसमें मैं एक्सटेंशन ये कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट अपीयर y से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर a डैश प्लस b डैश कोई क्वांटिटीज हैं, तब भी k टाइम्स द एरर इन y इज इक्वल टू एरर इन a डैश प्लस एरर इन b डैश। ये a और b कोई क्वांटिटीज हैं जो y से रिलेट हो रही, और ये a डैश और b डैश भी कोई और क्वांटिटीज हैं जो k टाइम्स द y से रिलेट हो रही। तो ये मेरे रूल बन गए और ये मेरे लिए यूजफुल है। अच्छा, अब बंदे का ध्यान ये कहता है कि जनाब अगर फर्ज करें दो a माइनस b जो है
वो कोई क्वांटिटी है, उसका हम नाम रख लेते हैं, लेट्स से उसको हम कह देते हैं सी, या कुछ भी कह सकते हैं। तो अब बंदा शायद सोचता है कि एरर इन सी शायद एरर इन ए माइनस एरर इन बी होगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब हम एरर्स कैलकुलेट करते हैं तो हम मोस्ट पेसिमिस्टिक अप्रोच फॉलो करते हैं। अब आप ये चीज देखें कि ए की वैल्यू आपने ली थी 5.3 प्लस माइनस 0.1 और बी की वैल्यू आपने ली थी 3.7 प्लस माइनस 0.1। तो अब सी की जो वैल्यू है वो क्या होगी? सी की वैल्यू जनाब बनती है, आप कैलकुलेट करें यहां पर, सी की यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, और मैं पेन बदल देता हूं ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए। 5.3 माइनस 3.7, तो ये बनता है 1.6। ठीक है, अब सी की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है? सी की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है? सी की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए ए की आप लार्जेस्ट ले लें और बी की आप स्मॉलेस्ट ले लें। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप बी की भी लार्जेस्ट लेंगे तो ये चीज बड़ी नहीं बनेगी। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज दिस, क्योंकि जब आप एरर एनालिसिस करते हैं तो आप लार्जेस्ट पॉसिबल एरर को देखते हैं। ए की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है? 5.4 है, 5.3 में 0.1 ऐड कर, और बी की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 3.6। इससे जो आपका आंसर आया वो 1.8 आया। तो अब एरर इन सी जो है वो किसके बराबर होगी? सी लार्जेस्ट माइनस सी, और सी लार्जेस्ट 1.8 माइनस 1.6, और ये आ जाता है 0.2। तो इससे ये पता चला कि ये 0.2 इन दोनों वैल्यूज का सम है। तो मैं यहां से एक रूल बना सकता हूं, यहां से मैं एक अपना रूल बना सकता हूं, और मेरा रूल क्या है कि अगर सी ए माइनस बी है तो एरर इन द वैल्यू ऑफ सी जो है वो एरर इन द वैल्यू ऑफ ए प्लस एरर इन द वैल्यू ऑफ बी होगा। यानी अगर सब्ट्रैक्शन बी हो रही है तो जनाब जो आंसर है वो इस तरीके से निकाला जाएगा। ये पहले दो रूल हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और ये मेरा पॉइंट नंबर 3 था जो मैंने बताया। ठीक है, मैंने सबसे पहले ये बात बताई आपको, सबसे पहली जो बात बताई वो ये थी कि एक गलती हो जाए तो वो गलती काफी बड़ी हो जाती है। ये पहली बात बताई थी। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि डेल्टा एम ओवर एम में यूनिट्स की का आपने परवाह नहीं करनी, डेल्टा एल ओवर एल में यूनिट्स की परवाह नहीं करनी, R1 ओवर R2 क्यूब में नहीं करनी, टाइम T1 ओवर T2 टाइम की जहां रेशियोज आ जाती है वहां यूनिट्स की परवाह नहीं करनी। और फिर मैंने आपको तीसरी बात ये बताई है कि अगर y a प्लस बी है तो एरर इन y एरर इन a प्लस एरर इन b है, और अगर कोई k टाइम्स y हो और a डैश प्लस b डैश कोई दो क्वांटिटीज हो तो k टाइम्स एरर इन y इज इक्वल टू एरर इन a डैश प्लस एरर इन b डैश। अब आगे चले आ जाए जनाब, c जो है वो a माइनस b के बराबर है। ठीक है, तो तब भी एरर इन c जो है वो एरर इन a प्लस एरर इन b के बराबर है। ये थी जी टोटल कहानी जो मैंने आपको बताई। अब आए जरा आप इस पर हम क्वेश्चंस क्या करते हैं। तो इस पे जो सारा अभी तक हमने पढ़ा है और जो असाइनमेंट मैंने आपको दी थी, उस असाइनमेंट का जो क्वेश्चन नंबर, उसके दो क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, आए हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब वो कहता ये है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें, द सिंगल शीट ऑफ एल्युमिनियम फॉइल इज फोल्डेड ट्वाइस टू प्रोड्यूस अ स्टैक ऑफ 4 शीट्स। ठीक है कि नहीं। A sheet of aluminium foil is folded twice to produce a stack of 4 sheets. The total thickness of the stack of the sheet is measured to be 0.8 plus minus 0.02 millimeter. The measurement is made using a digital caliper with zero error of minus 0.2 plus minus 0.02. What is the percentage uncertainty in the calculated thickness of the single sheet? ये क्वेश्चन गालिबन यहां ज्यादा अच्छा पढ़ा जा रहा है। अब आए इसमें पहले हुआ क्या, उस बंदे ने ये किया कि उसने ये पेपर था, इसको उसने फोल्ड किया,
फोल्ड किया तो अब ये जो थिकनेस है ये क्या होगी, ये डबल होगी। उसने इसको दोबारा फोल्ड किया, फोल्डेड ट्वाइस में ये देखें कितना, 1 2 3 और 4, फोल्डेड ट्वाइस में 4 थिकनेसेस आ जाती हैं। तो ये चीज आ गई, फोल्डेड ट्वाइस तो 4 थिकनेसेस आ गई। ये होगा जनाब रीडिंग न्यू, रीडिंग 2 माइनस रीडिंग 1। रीडिंग 2 वो है जब आपने इस 4 वाले को आपने माइक्रोमीटर के अंदर अपने ऐसे इसको किसी डिजिटल कैलिपर है उसके अंदर आपने इसको ये किया, यूं करके बंद किया, और जब ये नहीं था उसको वैसे क्लोज किया तो उस वक्त भी उसमें एक रीडिंग आ रही थी, वो 0 एरर की थी। तो उसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, ट्रू में से। अब आप ये चीज देखें कि 4 टाइम्स द थिकनेस, अब रीडिंग ये कितनी है, ये 0.80 है। जब वो आपने उसको 4 पेपर्स को इकट्ठा वर्नियर कैलिपर के या माइक्रोमीटर के जाज में दिया, या जिसे वो डिजिटल कैलिपर कह रहा है, जाज में दिया, और यहाँ जो रीडिंग आई उसे R2 कहते हैं, और इसको हटाकर जब बंद किया उसके जाज को तो वो रीडिंग R1 कहलाएगी। वो रीडिंग पहले से वहां मौजूद थी। अब इसको देखें, माइनस माइनस 0.2, देखें 0.80 मिलीमीटर और माइनस 0.20 मिलीमीटर, तो ये क्या होगा, 4 टाइम्स द थिकनेस, 0.8 प्लस 0.2 बन जाता है 1.00, और थिकनेस 1.00 ओवर 4 करें तो 0.25 बन गए। अब 0.25 मिलीमीटर थिकनेस, और इसमें एरर किसके बराबर होएगा, इसका एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एरर कैलकुलेट करेंगे 4 टाइम्स द एरर इन टी इज इक्वल टू एरर इन R2 प्लस एरर इन R1, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सब्ट्रैक्शन भी करें तो तब भी एरर ऐड होता है। एरर इन थिकनेस इज इक्वल टू एरर इन R2 प्लस एरर इन R1 ओवर 4। तो अब R2 में एरर कितना है, 0.02 है, ये दिया हुआ है, और इसमें कितना है, 0.02 एरर है। और लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या उससे जरा सी ज्यादा उसने डबल भी ले सकता है, 2 डिवीजन्स के बराबर भी ली हो मुमकिन है। 0.02 वो 2 डिवीजन्स के बराबर तब लेगा अगर वो इंस्ट्रूमेंट उसको बहुत ही ज्यादा फॉल्टी नजर आए। ये आ जाएगा जी 0.01 मिलीमीटर। अब ये तो आपके पास आ गया एरर इन टी, टी की वैल्यू भी आपके पास आ गई। तो यहां से आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बारे में बात कर रहा है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, एरर इन द वैल्यू ऑफ टी इनटू टी, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा जनाब, 0.01 ओवर टी की वैल्यू क्या आएगी, 0.25 इंटू 100। इसे आप सिंप्लीफाई करें, ये 4% आता है। तो आपकी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन के मामलात को डील कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो शीट का था वो इससे रिलेटेड था। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14। शीट का जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी इसी से रिलेटेड चीज है, सब्ट्रैक्शन से ही रिलेटेड है। इसको ये जो है ना, जब इस कैलिपर के जाज जब वैसे क्लोज थे, बीच में कुछ भी इंसर्टेड नहीं था, तो उस वक्त ये रीडिंग थी। इसको आप रीडिंग 1 कह दें। मैं इसको बड़ा सा प्रोमिनेंट, यानी इसका मतलब है कोई 0 एरर नहीं था, लेकिन चूंकि आप स्मॉलेस्ट डिवीजन के बराबर शक करते हैं, आपने उस 0 के ऊपर भी शक किया कि इसमें शायद इतनी एरर हो। और उसके बाद जब आपने उसमें ये 4 रॉड्स रखे, ये 4 रॉड्स इस तरह रखे हैं, ये यूं रॉड्स थे, यूं ऐसे करके, और इनको यूं रखकर जॉज के साथ यहां से मेजर किया गया, और ये गोल नहीं थे, इनके जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज थे वो स्क्वायर थे, यानी इस तरह के रॉड्स थे यूं करके। और उनकी जो ये चीज है ना, ये आपके सामने नजर आ रही है यहां पर डायग्राम में, यूं करके इस तरह से। और इनकी अगर विड्थ को आप W कहते हैं, ये W है, ये भी W है, ये भी W है, ये भी W है, तो ये चीज अब हम मेजर करने लगे। मैं इसको दोबारा एक नीट पेपर पे कर देता हूं आपके सामने, यूं कर देता हूं इस तरह से, ठीक है। अब ये चीज देखें कि ये एक रॉड, ये दूसरा रॉड, ये तीसरा रॉड, ये चौथा रॉड, ये इसकी लेंथ W, विड्थ W, विड्थ W, और इसकी विड्थ भी W।
तो 4 टाइम्स द विड्थ इज इक्वल टू द रीडिंग 2 माइनस रीडिंग 1। इसमें रीडिंग 2 कौन सी है? वो रीडिंग है जो यूं इनको इकट्ठे करके ऐसे करके यूं जो रीडिंग है ये रीडिंग 2। इन्हें हटाकर जॉज क्लोज करें, वो जो रीडिंग है उसको रीडिंग 1 कह रहे हैं। तो उनके डिफरेंस जो है वो इनकी विड्थ के बराबर होगा। अब विड्थ कितनी है? रीडिंग 2 कितनी है जी? 8.4 और रीडिंग 1 कितनी है? 0 है। तो 4W इज इक्वल टू 8.4। तो विड्थ किसके बराबर होगी? 8.4 ओवर 4 करें तो ये 2.1 मिलीमीटर आ गया। ये 2.1 मिलीमीटर आ गया। उसके बाद आप ये चीज देखें कि आगे चलते हैं, एरर्स का क्या हिसाब किताब होगा? 4 टाइम्स द एरर इन विड्थ इज इक्वल टू एरर इन द रीडिंग R2 प्लस एरर इन द रीडिंग R1। आप देखें यहां सब्ट्रैक्शन हो रही है लेकिन एरर ऐड होगी, क्योंकि जब आप एरर कैलकुलेट करते हैं आप मोस्ट पेसिमिस्टिक अप्रोच फॉलो करते हैं। आप क्या फॉलो करते हैं? आप मोस्ट पेसिमिस्टिक अप्रोच फॉलो करते हैं और इस तरीके से फिर आप जो हैं वो एरर एनालिसिस करते हैं। 4 टाइम्स द एरर इन द विड्थ इज इक्वल टू, उसमें कितनी एरर है रीडिंग 2 में जो गिवन है वो 8.4 प्लस माइनस 0.1 करके लिखा हुआ है, और ये रीडिंग 2 लिखी हुई है, और रीडिंग 1 में लिखा हुआ है 0.0 प्लस माइनस 0.1। तो जनाब इसकी एरर 0.1, इसकी एरर भी 0.1। 4 टाइम्स द एरर इन विड्थ इज इक्वल टू 0.2। डेल्टा W किसके बराबर है? 0.2 ओवर 4 के बराबर। इसको जरा डिवाइड करें तो ये क्या आता है? 0.05 मिलीमीटर। इससे फिर विड्थ कितनी बन गई? 2.1 प्लस माइनस इधर 0 लगा दें 0.05 मिलीमीटर। ये आपकी विड्थ इस तरह से रिकॉर्ड होगी। आप देखें ये 2.1 था और ये एरर 0.05 थी, तो अब 2.1 और प्लस माइनस 0.05, ये चूंकि सेकेंड डेसिमल प्लेस पर है तो आप इसको भी सेकेंड डेसिमल प्लेस कर देंगे। अनसर्टेनिटी का जो नंबर ऑफ एंड होता है वो क्वांटिटी के एंड डेसिमल प्लेस के बराबर होता है, और इस तरह से आप बिट्स को कोट करेंगे और ये रीडिंग जनाब बनती है उसकी ऑप्शन बी बनती है उसकी। अब हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और अगली जो बात मैंने आपसे करनी थी वो क्या, वो बड़ी वो बात ये है, अगर के कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ ये रिलेशनशिप रखती है, y कोई क्वांटिटी है और वो x के साथ ये रिलेशनशिप रखती है, तो उसका क्या होता है? जिस तरह आपको पता है कि आपने शुरू में पढ़ा था कि एरिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, इसकी जब वैल्यू 2 थी तो ये 4 था, मगर जब इसमें एरर आई 2.1 तो उसमें एरर 4 प्लस 0.1 की एरर आ गई, वो बड़ी हो गई काफी। इसका मतलब है इसकी जितनी पावर होगी x की उतना ज्यादा y में एरर आएगा। तो मैं बगैर प्रूफ के एक आपके सामने फार्मूला कोट करता हूं कि एरर इन y ओवर y इज इक्वल टू एरर इन x ओवर x के साथ जो उसकी पावर है ना वो यहां मल्टीप्लाई कर। ये फार्मूला कहां से आया है ये मैंने नहीं प्रूफ किया, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके प्रूफ एक सेपरेट वीडियो में, बल्कि मैं सेपरेट वीडियो बना के लगा दूंगा। अब आप ये चीज देखें कि ये एक फार्मूला आपके सामने आ गया और डेल्टा y ओवर y इनटू 100 इज इक्वल टू n टाइम्स एरर इन x ओवर x इनटू 100। ये तब जब आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी वगैरह निकालनी हो तब इस तरह से होगा। आए अब हम इस पे सबसे पहले असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है कि नहीं? अब असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें कैसे उसको हल किया जाएगा, ठीक है कि नहीं? असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? The sides of a cube are measured with calipers. The sides of a cube are measured with calipers.
The measured length of each side is 30.0 plus minus 0.1 millimeter. The measurements are used to calculate the volume of the cube. What is the percentage uncertainty in the calculated value of the volume? ये जनाब आपके पास क्वेश्चन है। आए जनाब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हम कैसे डील कर सकते हैं। ये हमने नॉलेज पढ़ा है। ये हमारी बात नंबर आप कह लें 4 है, 4th पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन है जो हमारा चल रहा है। ठीक है, हम इसे अप्लाई करेंगे और हमें क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द असाइनमेंट है जो आपको गूगल क्लासरूम पे अपलोड की गई है। उसमें ये चीज देखें कि ये एक क्यूब है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। तो वॉल्यूम किसके बराबर है? L क्यूब के बराबर। वॉल्यूम किसके बराबर है? L क्यूब के बराबर है इसका। और लेंथ उसने मेजर कर दी है 30.0 प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर। ये उसने खुद मेजर कर दी। इसका मतलब है लेंथ में इतनी एरर है। लेंथ की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है 30.1, ये 0.1 इसमें ऐड कर दें। और लेंथ की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ये है कि 30 में से 0.1 माइनस करें तो 29.9 मिलीमीटर आती है। अब आपसे कहा जाता है कि जनाब आप एरर इन द वॉल्यूम निकालें। ऐसा करने के 4 मेथड है, हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेथड 1। मेथड 1 क्या है? हम ये करेंगे कि मेथड 1 में हम सबसे पहले नॉर्मल वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम क्या है? L क्यूब यानी 30 क्यूब। तो वॉल्यूम आ जाएगा 27,000 मिलीमीटर क्यूब। ये जनाब वॉल्यूम आ गया। अब हम ऐसा करेंगे कि वॉल्यूम की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे। वॉल्यूम की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू किस तरह आएगी? जब हम लेंथ की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू रखेंगे। ये L फॉर लेंथ और ये छोटा L जो एज ए सब्सक्रिप्ट आ रहा है ये फॉर लार्जेस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि L से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सिर्फ उसको सिग्निफाई कर रहा है कि अब हम लेंथ की लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे। और यहां पर भी छोटा सा मैं L लगा देता हूं। छोटा सा L लगाने का मतलब है कि मैं वॉल्यूम की लार्जेस्ट वैल्यू निकाल रहा हूं। तो ये आ जाएगा जी 30.1 क्यूब। जब इसे हल किया तो लार्जेस्ट वैल्यू जो आई वो आई 27.9 मिलीमीटर क्यूब। ये आ गई। अब एरर इन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम क्या आएगा? एरर इन द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ये है, ये आ गया। लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम में से नॉर्मल वॉल्यूम को माइनस कर दें तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसको वॉल्यूम को उससे डिवाइड कर दें तो परसेंटेज वॉल्यूम आ जाएगी 270.9 ओवर 27,000 इंटू 100 कर दें। ये आपका आंसर आएगा 1%। तो इसका मतलब है कि ये 1% एरर वॉल्यूम में जनरेट हुई है। ये था जी इसका मेथड 1। इस तरीके से आप मेथड 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब मेथड 1 के बाद इसका मेथड 2 है। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 ये है कि मैं ये काम करता हूं कि मैं वॉल्यूम L क्यूब के बराबर है तो मैं ये काम करता हूं जनाब कि मैं वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू तो मैंने निकाल ली 30 क्यूब, 27,000 मिलीमीटर क्यूब। अब मैं ये काम करता हूं कि मैं वॉल्यूम की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालता हूं। वॉल्यूम की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कैसे निकलेगी? 29.9 क्यूब। अब जब मैंने ये किया तो जो मेरा आंसर आया वो आया
2673.9 मिलीमीटर क्यूब। एरर इन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम स्मॉलेस्ट। ये बन जाता है जनाब कितना? ये बन जाता है 269.1 मिलीमीटर क्यूब। ये कितना बन जाता है? 269.1 मिलीमीटर क्यूब। और अब ये एरर इन द वॉल्यूम आ गया। अब इसको एरर इन द वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये चीज आपके पास इस तरह से आ जाती है। ये आ जाएगा 1%। वैसे ही आएगा 0.9966%, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1% बन जाता है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं मेथड। ये मेथड 2 हो गया कि आप लार्जेस्ट माइनस नॉर्मल या नॉर्मल माइनस स्मॉलेस्ट कर लें, या एक्चुअल लार्जेस्ट माइनस एक्चुअल या एक्चुअल माइनस स्मॉलेस्ट, जो कि ये इसमें हमने एक्चुअल माइनस स्मॉलेस्ट की। एक मेथड 3 भी है। मेथड 3 ये है कि बास टीचर ये कहते हैं कि ये आपने वॉल्यूम निकाला, तो जो वॉल्यूम लार्जेस्ट है ये उसका एक गैप है एक्चुअल वॉल्यूम से, और ये वॉल्यूम स्मॉलेस्ट है, ये इसका एक गैप है। वो ये कहते हैं कि मुमकिन है कि ये वाला गैप इस गैप के बराबर ना हो। तो फिर वो क्या करते हैं? वो एरर इस तरह निकालते हैं कि लार्जेस्ट वॉल्यूम माइनस स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ओवर 2। इसमें जरा कैलकुलेशंस लंबी हो जाती हैं, लेकिन इसका फायदा ये है कि आपने बोथ वेज अगर अनइक्वल मूवमेंट है तो आप उसको एवरेज आउट कर लेते हैं। यानी मुमकिन है कि कोई क्वांटिटी ऐसी हो कि उसकी लार्जेस्ट वैल्यू बहुत उससे आगे निकल गई हो कैलकुलेशन के बाद, और उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू उससे इतना उसका गैप ना हो। अगर लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करेंगे तो एक एवरेज आउट एरर दोनों साइडों की सिमेट्रिकल निकल आएगी। अब आपको पता है कि ये फिर बनेगा 30.1 क्यूब और ये बनेगा 20.9 क्यूब ओवर 2। जब आप इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 270। आप नोट करें कि जब लार्जेस्ट माइनस एक्चुअल किया था तो उस वक्त जो थी एरर वो आई थी, वो गालिबन आई थी, वो आई थी जनाब 270। जब आपने लार्जेस्ट माइनस एक्चुअल किया था तो जो एरर आई थी वो 270.9 थी, और जब आपने एक्चुअल माइनस स्मॉलेस्ट किया था तो एरर आई थी 269.1। ये दोनों तरफ अनइक्वल है, ये जरा सी बड़ी है। तो जब आपने लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ओवर 2 किया तो ज्यादा बेहतर आ गई, दोनों तरफ का एवरेज आ गया। अब एवरेज एरर इन द वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम इनटू 100 करें तो 270 ओवर 27,000 इनटू 100 करें तो ये 1% बनता है। ये आपका मेथड नंबर आपका क्या बन गया? 3 हो गया। अच्छा, क्या इतने ही मेथड है? नहीं, अगर यही मेथड होते तो ये जो आपने आज पढ़ा है रूल एक, वो कहाँ जाएगा? अभी आपने एक रूल जो पढ़ा है, जो मैंने आपके सामने यहाँ लिखा था कि मैं उसे कोट कर रहा हूं बगैर प्रूफ के, वो क्या रूल था? वो रूल ये था कि अगर y x के साथ ये रिलेशनशिप रखती है, एरर इन द वैल्यू ऑफ y ओवर y इज इक्वल टू n टाइम्स एरर इन द वैल्यू ऑफ x ओवर x। यूं, और अगर परसेंटेज निकालनी हो तो दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह से कर दें, तो यूं आपके पास क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। अब ये चीज देखें कि वॉल्यूम L क्यूब के बराबर है, तो एरर इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एरर इन लेंथ ओवर लेंथ ही होगा। और एरर इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम इनटू 100 अगर करेंगे तो 3 इंटू एरर इन L ओवर L इंटू 100 हो जाए। अब आप नोट करें कि आपसे उसने इस पूरी चीज की वैल्यू मांगी है, ठीक है ना? इस पूरी उसने परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम मांगी,
अब ये 3 इंटू एरर इन द वैल्यू ऑफ लेंथ ओवर लेंथ कितनी बनती है जनाब, वो बनेगी 0.1 ओवर 30 इंटू 100 करें तो वो 1% आ जाती है। तो ये आपका बन गया जी मेथड 4। आप पूछ सकते हैं कि सर हम कौन सा मेथड करें। एक्चुअली मैं ये नहीं कह सकता कि जी फला मेथड ही आप हमेशा हमके लिए करें। मेथड जो है वो मुख्तलिफ टाइमों पे मुख्तलिफ मेथड ज्यादा यूजफुल होंगे। आपको आने सारे चाहिए और फिर आप आगे जो है ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आने मेथड सारे चाहिए, ठीक है ना, सारे मेथड पता होने चाहिए। बंदे को बाज का कोई एक ज्यादा बेहतर लग जाता है किसी जगह पर और बाज का कोई दूसरा। अब हम अगली बात करने लगे हैं। हमारा अब जो बात हमने करनी है वो पॉइंट नंबर 5 ऑफ द टॉपिक, यानी पॉइंट 5 ऑफ द डिस्कशन है जो हमने डिस्कस करना है। हमने अभी तक सिर्फ 4 बातें सीखी हैं। पहली बात हमने ये सीखी थी कि किसी क्वांटिटी को आप मेजर करें तो उसमें जब एरर पैदा होता है और वो आगे उसकी बेस पर आप कैलकुलेशंस करें तो वो एरर बढ़ती चली जाती, ये हमने बात की थी। फिर हमने दूसरी बात ये कही कि जनाब फ्रैक्शंस में आप यूनिट्स की परवाह नहीं करते। और तीसरी बात हमने की थी कि अगर एडिशन करनी हो या सब्ट्रैक्शन करनी हो तो उनमें एरर्स का क्या हिसाब किताब होता है। और फिर उसके बाद हमने ये क्वांटिटी क्वेश्चन नंबर 1 किया असाइनमेंट का, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर वॉल्यूम जो है कोई क्वांटिटी किसी क्वांटिटी की लेंथ से रिलेट हो रही है तो क्या हिसाब किताब होगा। अब हम बात करते हैं हमारा 5वां पॉइंट, 5वां डिस्कशन। ये भी जो मैं बात आप साथ करने लगा हूं ये भी इसका मैं प्रूफ नहीं अभी आपको दूंगा, ठीक है कि नहीं। वो देखें, वो ये है कि अगर सी कोई क्वांटिटी वो ए और बी के प्रोडक्ट से मिलके बनी है तो एरर इन सी ओवर सी जो है वो एरर इन ए ओवर ए प्लस एरर इन बी ओवर बी के बराबर होगा। ये है जी एक फार्मूला। अगर सी जो है वो ए ओवर बी के बराबर है तो एरर इन सी ओवर सी जो है वो एरर इन ए ओवर ए प्लस एरर इन बी ओवर बी होगी। ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड हो रही। ये फार्मूला कहां से आया है मैंने भी सिर्फ प्रूव नहीं किया, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव इट राइट नाउ बिकॉज वो प्योरली एक मैथमेटिकल बात है, उसकी सेपरेट वीडियो आएगी, थोड़ी लेट हो सकती है लेकिन आएगी जरूर। अब उसके बाद ये चीज देखें कि अगर डी कोई क्वांटिटी है जो ए ओवर बी के बराबर है तो तब भी एरर इन डी ओवर डी जो है वो एरर इन ए ओवर ए प्लस एरर इन बी ओवर बी के बराबर होगा। जी जी। अच्छा, अगर आप इसके साथ सारों के साथ 100 मल्टीप्लाई कर लें तो कोई मसला नहीं है। अगर आप प्योरली परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की बात करना चाहें, अब यहां 100 लिखने की जगह नहीं, मैं छोटा सा यहां 100 साइड पे इस तरह करके लिख देता हूं। अगर फर्ज करें कोई ई क्वांटिटी जो ए स्क्वायर बी के बराबर है तो क्या होगा, एरर इन ई ओवर ई जो होगा वो एरर इन ए ओवर ए के ट्वाइस, और देखिए उसकी जो पावर है वो उठ के यहां मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसा क्यों है ये मैं नहीं बता रहा, वो मैथमेटिक्स की वजह से है, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में उसकी प्रूफ दे दूं। और अगर मैं मजीद आगे इसको बढ़ाऊं बात को, जल्दी से अगर सारी बात कहना चाहूं, अगर y जो है कोई 100 टाइम्स a की पावर 3 b की पावर 4 और c की पावर 6 और d की पावर 1/2, तो एरर इन द वैल्यू ऑफ y जो है ओवर y, ये 100 में तो कोई एरर नहीं, एरर इन a ओवर a, और जो एरर a की पावर थी ना वो यहां 7 मल्टीप्लाई हो जाएगी ये, और फिर एरर इन b ओवर b, और जो b की पावर थी वो 7 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। प्लस आपका ख्याल होगा शायद जो डी नीचे डिनोमिनेटर है वो सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं, उसने भी सब्ट्रैक्ट नहीं होना, वो भी 7 ऐसे आ जाएगा, उसका भी जो पावर है वो यूं मल्टीप्लाई हो जाएगी 7। इधर उसको मैंने रेड से लिखना था,
ये लें, लेकिन मैंने ब्लैक से लिख दी गलती से। प्लस बात अभी खत्म नहीं हुई, डी कहता है मुझे ना भूलें, तो एरर इन द वैल्यू ऑफ डी जो है ओवर डी इनटू उसके साथ आप ये जो पावर है 1/2 ये मल्टीप्लाई होगा। ये एक फार्मूला है जो आपने पढ़ लिया, इस तरह ही होगा ये तब जब सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो रही हो, ठीक है ना, सारी चीजें आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो रही हो, तो ये रूल लगेगा। इसको अगर आपने किसी फॉर्मल तरीके से लिखना है, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा मैथमेटिकल रूल लिखे हुए जो होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, मगर जो बच्चा थोड़ा सा हिम्मत करके मैथमेटिकल इक्वेशंस को जज्ब कर लेता है अपने अंदर, वो थोड़े टाइम में ज्यादा इल्म सीख जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कम टाइम में ज्यादा इल्म सीखें और आपका इल्म सीखने की रफ्तार बढ़े, तो फिर आपको इक्वेशंस को हजम करना आना पड़ेगा, चाहिए होगा। तो y इज इक्वल टू k टाइम्स a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c, d की पावर d अगर कर लें, तो जनाब फ्रैक्शनल एरर इन y इज इक्वल टू a टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन a, उसकी पावर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, b टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन b प्लस c टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन c प्लस d टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन d ओवर d। अब इसकी जो सिंपलीफाइड एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या, वो मैं बता देता हूं। देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज ओवर करंट के बराबर, तो इसमें क्या होगा, एरर इन रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टेंस या फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द फ्रैक्शनल एरर इन वोल्टेज प्लस फ्रैक्शनल एरर इन द करंट। अब वोल्टेज की पावर यहाँ 1 है, तो वो यहाँ इसके साथ 1 ही मल्टीप्लाई होगा, और ये करंट की पावर भी 1 है, तो इसके साथ 1 ही मल्टीप्लाई होगा, जिसे हम नहीं लिखेंगे। इस तरह से आगे चलें, अगर वो कहता है जी कि पावर जो है I² R के बराबर है, तो फ्रैक्शनल एरर इन द पावर, मेजरमेंट ऑफ पावर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन द करंट मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस फ्रैक्शनल एरर इन द रेजिस्टेंस, यूं कर सकते, और ये इस तरह से बिल्कुल ठीक डिक्लेयर होगा। और अगर हमने कोई परसेंटेज एरर इन द पावर की बात करनी है, तो हम दोनों तरफ बिला तकल्लफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ये और अगर फर्ज करें हमें ये नहीं पसंद, ये चीज हम नहीं, मतलब इसको मतलब हमें फर्ज करें खाली इस चीज की जरूरत, तो हम ये कर सकते हैं कि एरर इन द पावर इज इक्वल टू 2 टाइम्स और इसको उठाकर यहां ले, ठीक है, और इस तरह से हम एरर इन पावर निकाल सकते हैं या अनसर्टेनिटी इन पावर निकाल सकते हैं। हम कुछ और भी कर सकते हैं, हमें ये पता है कि जी ये पावर जो है I² R के बराबर, हम इसमें करंट की एक्चुअल वैल्यू डालें, रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू डालें और पावर की एक्चुअल वैल्यू निकाल लें, फिर हम लार्जेस्ट पावर निकालें, करंट की लार्जेस्ट वैल्यू डालें, रेजिस्टेंस की लार्जेस्ट वैल्यू डालें, और फिर एरर इन पावर निकाल लें, लार्जेस्ट पावर माइनस एक्चुअल पावर, या हम इसमें पावर की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालें, करंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू डालकर, रेजिस्टेंस की स्मॉलेस्ट वैल्यू डालकर, और एरर इन पावर हम इस तरह से करें कि नॉर्मल एक्चुअल पावर माइनस स्मॉलेस्ट पावर, और हम ये भी कर सकते हैं कि लार्जेस्ट पावर में से स्मॉलेस्ट पावर को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दें। तो ये हम यूं मुख्तलिफ चीजें कैलकुलेशन में अप्लाई कर सकते हैं। आए हम इस चीज को यूज करते हुए जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि a student measures the current through a resistor and potential difference across it. There is 4% uncertainty in current reading and 1% uncertainty in PD reading, any potential difference reading. The student calculations, ये देखें थोड़ा सा इसमें देख लेंगे, calculates the resistance of thermoresistor. What is the percentage uncertainty in the calculated resistance? हमने ये कैलकुलेट करना। अब ये क्वेश्चन 2,
आपको पता है रेजिस्टेंस किसके बराबर है? वोल्टेज ओवर करंट के बराबर है। ठीक है, तो एरर इन द वैल्यू ऑफ आर ओवर आर किसके बराबर होगी? फ्रैक्शनल एरर इन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्लस फ्रैक्शनल एरर इन द वैल्यू ऑफ करंट ओवर करंट। अब आप इस सारे को आप उससे मल्टीप्लाई कर दें 100 से, यूं। उसने हमें ये पूरी चीज की वैल्यू दी हुई है। उसने कहा है जी कि वोल्टेज में 4% का एरर है, तो हम इस पूरी की जगह की 4% डाल देते हैं। अब उसने इस पूरी चीज की हमें अलग से एरर दी हुई है। उसने कहा है कि करंट में 1% का एरर है, तो टोटल मिलाकर कितना आ गया? 5%। और उसने आपसे इस पूरी चीज का आंसर मांगा कि फ्रैक्शनल एरर इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? वो 5%। अब आप देखें इसमें वो आप लार्जेस्ट वाला मेथड नहीं कर सकते थे। ये अगर आप उस दूसरे वाले मेथड से जाएं कि आप पहले रेजिस्टेंस की लार्जेस्ट वैल्यू निकालें वी लार्जेस्ट और करंट स्मॉलेस्ट करके, या रेजिस्टेंस की स्मॉलेस्ट निकालें वी स्मॉलेस्ट ओवर करंट लार्जेस्ट करके, तो काफी लेंथी और ठीक ठाक मैथमेटिकल हो जाएगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो मतलब उसमें आपकी मैथमेटिकल स्किल बहुत ज्यादा चाहिए होगी। हम उस चीज को अभी अवॉइड करेंगे। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने पेश हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड हम कैलकुलेशंस करेंगे कि वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, बजाय मैं आपको उसमें से असाइनमेंट्स में से पढ़ाऊं, मैं डायरेक्ट आपके सामने लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बताया हुआ है कि वोल्टेज जो है वो 4.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट है। वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है उन्होंने, और साथ ही उन्होंने रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 10.0 प्लस माइनस 0.3 ओम, और उसके बाद उन्होंने टाइम की वैल्यू दी हुई है 50 प्लस माइनस 1 सेकेंड। ये वोल्टेज की वैल्यू भी दी हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी हुई है, और उसके बाद उन्होंने उसके साथ टाइम की भी वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, और उसने कुछ कैलकुलेशंस आपके लिए खुद ही कर दी। उसने कहा जी कि एनर्जी का जो फार्मूला है वो ये। अच्छा, एनर्जी का फार्मूला ये कहाँ से आया है? ये हमारा काम नहीं है कि हम अभी फिलहाल, क्योंकि हम अभी फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, मगर वैसे आप जानते हैं कि वी स्क्वायर ओवर आर पावर होती है, और पावर इनटू टाइम से हमेशा एनर्जी ही आती है वो। अच्छा जी, अब देखें उसने खुद ही आपको एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर दी। उसने वैल्यूज प्लग इन की क्वेश्चन में, यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह, और उसने कैलकुलेट करके आपको टाइम 50 सेकेंड्स पुट किया। 50 सेकेंड्स पुट करके यहाँ पर उसने खुद ही आपको निकाल दिया जी कि 80 जूल्स की हीट। और आपसे उसने क्या मांगा है कि आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ एनर्जी निकाल के दिखाएं। अब यहां पर आपके पास चारों मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं? चारों मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चार मेथड्स कौन कौन से हैं जो आपने अप्लाई करने हैं वो मैं बता देता हूं। सबसे पहला है कि आप ई की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालें। ई की लार्जेस्ट पॉसिबल के लिए वोल्टेज की लार्जेस्ट यूज करेंगे, टाइम की भी लार्जेस्ट वैल्यू यूज करेंगे। ये जो नीचे छोटे से एल लिख रहा हूं ये लार्जेस्ट के मानों में लिख रहा हूं, लेकिन रेजिस्टेंस चूंकि डिनोमिनेटर में है तो आप उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू यूज करेंगे। रेजिस्टेंस चूंकि डिनोमिनेटर में है तो आप उसकी क्या यूज करेंगे? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू यूज करेंगे। अब आप देखें कि ई लार्जेस्ट से आप देखें वॉल्यूम की जगह, सॉरी वोल्टेज की जगह, बार बार में वोल्ट, ये देखें इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 4.1 है, और इसकी स्मॉलेस्ट क्या है? 3.9। रेजिस्टेंस की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 10.3, और स्मॉलेस्ट क्या है? 10 में से 0.3 माइनस करें 9.7। टाइम की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 51, और स्मॉलेस्ट क्या है? 49। अब 4.1 स्क्वायर और टाइम की लार्जेस्ट 51, रेजिस्टेंस की स्मॉलेस्ट यूज करें 9.7, तो ये आपके पास क्या चीज आ जाती है? ये आपके पास जनाब इसका आंसर आएगा 88.4 जूल्स। क्या आएगा? 88.4 जूल्स। इस तरह जो एरर इन द वैल्यू ऑफ ई है वो है ई लार्जेस्ट माइनस ई
तो ये बन गया आपके पास 88.4 माइनस 80, ये बन जाता है जनाब 8.4 जूल्स। तो एरर जो आई वो 8.4 जूल्स आई। जो ऑप्शंस हैं उसमें जो 8.8 जूल्स वाली ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी आप ऑप्शन जो हैं वो दूर हैं उससे। ये आपने क्या किया, लार्जेस्ट माइनस एक्चुअल का अप्रोच यूज किया। आप ये अप्रोच ना यूज करते, आप इसके अलावा भी यूज कर सकते थे। मैं दोबारा वोल्टेज को लिख लेता हूं। यहां पर वोल्टेज की वैल्यू है 4.0 प्लस माइनस 0.1, टाइम है 50 प्लस माइनस 1, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10.0 प्लस माइनस 0.3 ओम, और वही एनर्जी जो है v स्क्वायर ओवर आर टी के बराबर, जो उसने आपको पहले कैलकुलेट करके दी हुई है 80 जूल्स। अब आप ये चीज देखें कि इसमें आप एनर्जी की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालें। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, वोल्टेज की स्मॉलेस्ट वैल्यू लें, टाइम की स्मॉलेस्ट वैल्यू लें, रेजिस्टेंस की लार्जेस्ट वैल्यू लें। तो वोल्टेज की स्मॉलेस्ट क्या होगी, 4 में से 0.1 माइनस करें, 3.1 स्क्वायर। टाइम की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, 49, और रेजिस्टेंस की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, 10.3। इसको आप सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आता है 72.3 जूल्स। और आप एनर्जी की जो उसने ओरिजिनल वैल्यू थी 80 जूल्स, उसने आपको पहले से दी हुई थी पेपर में। अब आपका जो एरर इन द एनर्जी है वो क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनर्जी माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो वो आपके पास 80 माइनस 72.3 7.7 जूल्स है, और ये भी 8 जूल्स के बराबर है, क्योंकि ऑप्शन में ये 8 जूल्स के करीब ऑप्शंस में। अच्छा देखें, आपकी मुख्तलिफ आप जो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं एरर एनालिसिस की, आपने ये चीज नोट की होगी कि उनके अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है। उनके अंदर क्या है जी, थोड़ा थोड़ा क्या है, फर्क है। थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक अप्रोच यूज करें तो जरा और आंसर आता है, और दूसरी अप्रोच यूज करें तो थोड़ा सा और आंसर आता है। अच्छा जी, अब आगे चीज देखें, आप ये भी तो कर सकते थे कि एरर इन द वैल्यू ऑफ ई जो है, ई लार्जेस्ट माइनस ई स्मॉलेस्ट ओवर 2 कर लेते। तो अगर आप ऐसा करते तो भी आपका आंसर आ जाना था। वो आना था, आप कर लें कैलकुलेट, वो क्या आता है 8.4 प्लस 7.7, वो रफली 8.05 या 8.1 जूल्स आ जाए, 8.05 जूल्स आएगा। स्टिल इट्स वेरी गुड, कोई मसला नहीं। और अगर आप ये तीनों मेथड्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वाला मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप ये चीज देखें, आपको दोबारा उस फार्मूले को सामने लाना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू वी स्क्वेयर टी ओवर आर। तो यहां देखें, एरर इन द वैल्यू ऑफ E ओवर E is equal to 2 times error in the value of voltage plus error in the value of time plus error in the value of resistance। अब इस E को आप उठाकर उस तरफ ले जा सकते हैं। error in the value of E is equal to 2 times error in the value of voltage plus error in the value of time plus error in the value of resistance into E। इस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हैं। वो वैल्यूज अगर आप प्लग इन करें तो क्या आती हैं, 0.1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 50 प्लस 0.3 ओवर 10.0 और E की वैल्यू 80। तो ये सिंप्लीफाई होगा तो ये 8 जूल्स होगा। ये सिंप्लीफाई होगा तो ये 8 जूल्स। तो इस तरह से भी आप एरर निकाल सकते हैं। ये जनाब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर जो है, ये आपने कहा हो गया 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो असाइनमेंट का आपको दिया गया। उसके बाद आगे देखें कि आपसे क्वेश्चन नंबर 4 है। अब थोड़ा सा हम जरा
तेजी से चीजों को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है कि नहीं? वो है कि जनाब मास जो है वो 6.2 प्लस माइनस 0.1 ग्राम है, ठीक है, और किसी चीज की जो लेंथ है वायर की वो 20.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, और डायामीटर ऑफ द वायर, वायर की लेंथ थी और वायर का ही डायामीटर है वो 2.00 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। और वो कहता है जनाब के डेंसिटी जो है वो 4m ओवर पाई डी स्क्वायर एल के बराबर, डेंसिटी जो है वो 4m ओवर पाई डी स्क्वायर ओवर एल के बराबर है। और आपसे कहा गया है कि जी व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन हिज कैलकुलेशंस। अब जब उसने परसेंटेज अनसर्टेनिटी मांगी है तो मैं क्या करूं, मेरे पास फिर वही अप्रोचेज हैं कि मैं इसमें पहले डेंसिटी की, पहले मैं मेथड 4 पहले करूंगा इस दफा, क्योंकि मेरे नजदीक मेथड 4 इसमें ज्यादा बेहतर है। मेथड 4 क्या है, वो है जनाब के एरर इन द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ओवर डेंसिटी इनटू 100। ये पूरी चीज, इसने पूरी चीज मांगी, इस पूरी चीज की वैल्यू मांगी, और फ्रैक्शनल एरर इन मास ओवर मास इनटू 100, इसमें 4 और पाई अपीयर नहीं होंगे। एरर इन द डायामीटर ओवर डायामीटर इनटू 100। मैं एक बात भूल गया हूं कि यार इसकी तो पावर 2 है, वो 2 भी यहां डाल लेता हूं क्योंकि वो तो आएगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस फ्रैक्शनल एरर इन द वैल्यू ऑफ लेंथ। तो ये क्या होगा 0.1 ओवर 6.2 इंटू 100। एरर इन द वैल्यू ऑफ डायामीटर और एरर इन द वैल्यू ऑफ लेंथ क्या है, तो ये जनाब आपके पास फ्रैक्शनल एरर इन द डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ डेंसिटी डायरेक्ट आ जाए। ये मेथड 4 शॉर्टेस्ट पेपर में करने के काबिल है, वरना दूसरा मेथड क्या है, मेथड 1 जो आप करते रहे, मेथड 1 ये है कि आप डेंसिटी की नॉर्मल वैल्यू निकालें 4 टाइम्स 6.2 पाई डायम। अच्छा देखिए, अब आप ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में, तो अगर इफ यू वांट टू कीप एवरीथिंग इन ग्राम पर सीएम क्यूब, यू वांट टू कीप इट इन दैट थिंग, एटलीस्ट इसे तो कन्वर्ट करें सेंटीमीटर्स में। तो ये होगा जी 0.2 स्क्वायर, 2 मिलीमीटर है जो कि 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और लेंथ कितनी है 25। इससे आपके पास डेंसिटी की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे नहीं पता, और फिर आप डेंसिटी की लार्जेस्ट वैल्यू निकालें, वो 4 टाइम्स मास की लार्जेस्ट। देखें इसमें ऊपर जो है फार्मूला क्या है आपके पास, 4m ओवर पाई डी स्क्वायर एल है, इसकी लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे, इसकी स्मॉलेस्ट और इसकी स्मॉलेस्ट, इस तरह आपके पास डेंसिटी की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आएगी, और एरर इन द डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी लार्जेस्ट माइनस डेंसिटी। यही क्वेश्चन जो था ये आपके पास डिटेल में देखिए, मल्टीपल चॉइस में आया, फिर यही क्वेश्चन जो है उसमें आ गया आपका क्या कहते हैं, थ्योरी में भी आया है यही क्वेश्चन। आए हम वहां से इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, तो उसको वहां से इसकी वैल्यूज को हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर आप इसका रेफरेंस जानना चाहें तो ये जून 2016 और क्वेश्चन पेपर 21 के अंदर क्वेश्चन है। अच्छा ये देखें, ये वायर है, ये इसका डायमीटर हो गया, ये इसकी लेंथ एल होगी, और इसका जो वॉल्यूम है वो पाई डी स्क्वायर एल ओवर 4 के बराबर है। अब इसमें डायमीटर जो है वो 0.38 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर हो गया, और जो लेंथ है वो 25.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है।
और जो मास है इसका वो 0.225 प्लस माइनस 0.001 ग्राम। Calculate the density of metal with its absolute uncertainty, giving your answer to an appropriate number of significant figures. आए जी हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है कि वो मास ओवर वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम की जगह हम ये पूरी चीज ये फिट कर देते हैं। ये फार्मूला कहाँ से आया है ये हमारा आज का एजेंडा नहीं है, लेकिन मैं वैसे जरा सा आपको बता देता हूँ। आपको याद है कि सिलेंडर का वॉल्यूम आपने पढ़ा क्या था, ये रेडियस आर है, ये हाइट एच है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच नहीं था वो लेवल में आपने पढ़ा था, और वॉल्यूम पाई आर की जगह आप d/2 यूज कर लें और हाइट को लेंथ ले लें। वायर है तो उसकी जो है ना ये लेंथ हो जाएगी इस तरह से, एच की जगह एल पुट कर लें आप, तो ये बन जाता है आपके पास पाई डी स्क्वायर एल ओवर 4। तो ये इस तरह से, अब ये वाला 4 जो है ऊपर यहां आ जाएगा, तो डेंसिटी बराबर है, तो ये देखें ये आपके पास क्या बन गया, पाई डी स्क्वायर एल। अब ये फार्मूला है, इसमें मैं वैल्यूज प्लग इन कर देता हूं। मेरा दिल है कि मैं ग्राम पर सीएम क्यूब में ही मेजर करूंगा डेंसिटी। तो मास जो मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.225 ग्राम, पाई की वैल्यू 3.1415, डायामीटर की वैल्यू आ गई जनाब मिलीमीटर में है, तो उसको मैं सेंटीमीटर में कर लेता हूँ। 0.38 मिलीमीटर था, मैं 0.38 कर देता हूँ उसको, और लेंथ को मैं 25 सेंटीमीटर में ही रहने देता हूँ। तो मेरी डेंसिटी की वैल्यू आई 7.9357 ग्राम पर सीएम क्यूब। ये मेरी डेंसिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है कि नहीं। अब ये मेरी डेंसिटी की वैल्यू आ गई है, तो फिर अब ये डेंसिटी की वैल्यू आ गई, तो एरर इन द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, एरर इन द वैल्यू ऑफ डेंसिटी जो है उसके लिए आप क्या करें, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ले लें, उसके लिए मास को लार्जेस्ट डालें, डायामीटर को स्मॉलेस्ट, लेंथ को भी स्मॉलेस्ट। अब मास की जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें आप ये चीज इसमें ऐड कर लें तो लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी, ये चीज इससे सब्ट्रैक्ट कर लें तो लेंथ की स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी, ये चीज इससे सब्ट्रैक्ट कर लें तो डायमीटर की स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो वो चीजें जो बनी वो बनी 0.226 ओवर पाई, आ जाता है जनाब डायमीटर की स्मॉलेस्ट वैल्यू 0.037 हो जाएगी, क्योंकि 38 था तो 37 उससे सब्ट्रैक्ट कर ली, और ये जो लेंथ की वैल्यू आएगी ये 24.9। अब आप इसे हल करें तो आपका आंसर आता है 8.441425। ये डेंसिटी की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ग्राम पर सीएम क्यूब। अब क्या करें जनाब इसका, व्हाट शुड वी डू। हमारे पास लार्जेस्ट भी आ गया, स्मॉलेस्ट भी आ गया, तो देखें कि आगे क्या बनता है इसका। मैं 1 मिनट एक पेपर लेकर आया, अच्छा अब आप ये चीज देखें कि एरर इन द वैल्यू ऑफ डेंसिटी क्या होगा, लार्जेस्ट माइनस नॉर्मल 8.441425 माइनस जो ओरिजिनल डेंसिटी थी वो ये थी 7.9357 माइनस कर दी
तो आपका आंसर क्या आया एरर इन डेंसिटी का? वो आया जनाब 0.506, ये एरर इन डेंसिटी। अब एरर, इसके बाद एरर किसके बराबर बनी? 7.9357 प्लस माइनस, उसमें ये एरर 0.506। अब ये सारे डिजिट्स और ये सारे डिजिट्स आप ड्रॉप कर दें और लिखें कि डेंसिटी 7.9 प्लस माइनस 0.5 ग्राम पर सीएम क्यूब। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 8.0 प्लस माइनस 0.5 ग्राम पर सीएम क्यूब। ठीक है कि नहीं? तो ये जनाब डेंसिटी की ये वैल्यू, ठीक है कि नहीं? और ये आप इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये जनाब आपके पास, आप इसको इस तरह कर ली। अगर आप चाहते तो आप डेंसिटी की वो वैल्यू निकाल सकते थे स्मॉलेस्ट, और या आप चाहते तो वो फ्रैक्शनल एरर वाले तरीके से भी कर सकते थे। आए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 को भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5 को भी डिस्कस किया था। जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड है। अब यंग्स मॉडुलस हमारा आज के डिस्कशन नहीं है, क्योंकि ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, मगर बहरहाल वो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वैसे यंग्स मॉडुलस बेटा मेजर ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ मटेरियल होता है, ठीक है। और ये देखें, उसने हमें मास की वैल्यू पहले से दी हुई है, वो 2.300 प्लस माइनस 0.002 kg है, और लेंथ की वैल्यू भी दी हुई है 2.864 प्लस माइनस 0.005 मीटर है। डायामीटर 0.82 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर, ये मीटर में है, ये केजी में है। और उसके बाद ई जो है वो 7.6 प्लस माइनस 0.2 मिलीमीटर। अब यंग्स मॉडुलस किसके बराबर है? 4 mg L ओवर पाई डी स्क्वायर ई, ये यंग्स मॉडुलस का फार्मूला है। लकीली उसने ये सारी वैल्यूज इसमें प्लग इन करके हमें यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी कैलकुलेट करके दे दी है। हम उसके मशकूर हैं कि उसने हमें ज्यादा मुसीबत में नहीं डाला, ठीक है। और उसके यूनिट्स भी उसने खुद ही लिख दिए, न्यूटन मीटर -2, ठीक है। अब हमको यूनिट्स की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसने हमसे मांगा है कि जी इसकी एरर आप कोड करके देखें। इस तरह क्वेश्चन है, इसमें यंग्स मॉडुलस की वैल्यू तो दी हुई है, मगर साथ हमसे ये वाली एरर हमसे पूछी गई है कि ये कितनी है, ठीक है कि नहीं। अब आप ये चीज देखो कि हम इसको कैसे डील करेंगे। हमारा काम ये है कि हम इसको इस तरह से लिखें कि जी एरर इन द वैल्यू ऑफ ई ओवर ई इज इक्वल टू error in the value of m over m plus error in the value of L over L plus error in the value of E over E plus error in the value of diameter over D। लेकिन सडनली मुझे याद आया कि इसके साथ तो मैंने 2 भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक। और ये पूरी चीज ऐसे होगी। अब चूंकि मैंने तो ये वाली चीज निकालनी है ना, ये वाली चीज, तो मैं इसको उठाकर यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये। अच्छा, अब मजे की बात ये कि मुझे डेल्टा एम ओवर एम में यूनिट्स की परवाह नहीं करनी है। वो खैर वैसे ही ऑलरेडी केजी में थे, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने परवाह, अगर होती हुई तो मैंने परवाह नहीं करनी थी। एरर इन द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस क्या होगी? वो आपके पास आई 0.002 ओवर 2.300। एरर इन द वैल्यू ऑफ लेंथ जो है वो लिखूं, और इसके साथ ये ब्रैकेट बंद कर दें और ई की वैल्यू यहां पर लिख लें, यहां पर ई की वैल्यू लिख लें।
इस तरह से जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो जो आपका आंसर बना वो क्या बनेगा, अब मुझे वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। तो दोबारा इधर देख लेते हैं कि वो क्या बनता क्या है जी। वो जनाब आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो मैं बता देता हूँ, देखिए दोबारा इसको लिख लेते हैं। ई बराबर किसके है 4mg। अच्छा इसमें जी भी था पता आपको, जी, लेकिन चूंकि जी में कोई एरर उसने बताई नहीं थी तो फिर हमने उसको अकाउंट में नहीं लिया। तो अब एरर इन द वैल्यू ऑफ ई जो है वो क्या है, एरर इन द वैल्यू ऑफ m ओवर m प्लस एरर इन द वैल्यू ऑफ l ओवर l प्लस ट्वाइस ऑफ एरर इन द वैल्यू ऑफ डायमीटर इनटू एरर इन द वैल्यू ऑफ e ओवर e इनटू e। उसमें जब हमने वो सारी वैल्यूज प्लग इन करके आंसर निकाला तो वो जरा आपके सामने मैं कैलकुलेटर से वर्कआउट करता हूं कि वो क्या बनता क्या है। यहां पर ये देखें, ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर हो, जो ये ई आना था ना वो मैंने यहाँ ऐसे करके लिख दिया है, ठीक है। मगर कैलकुलेटर में मैं इसको करता हूँ कैलकुलेशंस आपके सामने। ये आपका आंसर आ गया 0.05। इसको आप मल्टीप्लाई करें 1.61 से, यानी इस रेड वाली वैल्यू से, एक्सपोनेंट 10⁻10, तो आपका आंसर क्या आया है 0.8। ये तो बड़ा अजीब सा आंसर है, लेकिन शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं, ENG का बटन बना देते हैं। अब मेरे पास ये आ गया 0.858 इंटू 10⁻9। ओके, इसको लिखते हैं साथ, ये देखिए। अच्छा E की वैल्यू क्या थी, ये I कितनी है जी 0.85। ये देखिए कैलकुलेटर में आपके सामने है 0.8585 0.8585 इंटू 10⁻9 और E जो है ना वो आया है 1.61 इंटू 10⁻10 पास्कल। अब देखें E की ये 10⁻10 है ना, तो मैं ये चाहूंगा ये भी 10⁻10 हो। अगर ये 10⁻10 किया मैंने, अगर मैंने इसको 10⁻10 किया तो मुझे डेसिमल प्लेस और आगे करनी पड़ेगी और यहाँ 0 एक इंसर्ट करना पड़ेगा। अब ये दोनों के पावर्स, एटलीस्ट ये दोनों पावर्स बराबर हो गए, तो मैं इसको कोट करता हूं। E बराबर है किसके 1.61 इंटू 10⁻10 प्लस माइनस 0.08, इसको राउंड ऑफ कर लो 0.86 बना लो। अब पेपर में तो एरर 2 डेसिमल की तो दी हुई नहीं है, पेपर में तो जो एरर्स दी हुई हैं वो सारी 0.04, 0.05, 0.07, 0.09 दी हुई। तो मैं इसको मजीद राउंड ऑफ करता हूँ 1.61 इंटू 10⁻10 प्लस माइनस 0.09 इंटू 10⁻10। ये आपके पास 1.61 प्लस माइनस 0.09 इंटू 10⁻10 आ जाए। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आई। इसी तरह से देखें आप, एक क्वेश्चन और करते हैं। आई नो कि लेक्चर थोड़ा काफी तवील हो गया, ये अभी जो लेक्चर शुरू हो गया ना बेटा, ये जो 21 सितंबर को मैंने पढ़ाया था उससे ज्यादा हो गया, बल्कि ये आज 23 सितंबर को भी कवर कर लेगा। इसका मतलब है मेरी सारी जो गुफ्तगू मैंने 21 सितंबर और 23 सितंबर को 4 पीरियड्स में करनी थी वो ऑलमोस्ट सारी कवर हो गई है इसके अंदर, ठीक है कि नहीं। तो अभी मैं आपके सामने जो क्वेश्चन करने लगा हूं वो क्वेश्चन 10 करने लगा हूं असाइनमेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अब इसमें चूंकि हमने बाकी फिजिक्स तो पढ़ी नहीं है, पूरा सिलेबस तो हमने खत्म नहीं किया, ठीक है कि नहीं।
इसमें करंट यूं फ्लो कर रहा है, तो ये बन जाएगा जी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये बन जाएगी लेंथ। इसको हम L3 कह लेते हैं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए ये L2 और L1 कह देते हैं। अच्छा जी, अब मैं इस चीज में नहीं पढ़ूंगा, जो फार्मूला मैं लिखने लगा हूं मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा कि ये फार्मूला कहां से आया है। मैं सिर्फ जल्दी से ब्रीफली उसका तस्करा करके आगे चलूंगा, क्योंकि हम अभी अनसर्टेनिटीज पढ़ रहे हैं, हम एरर्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो उसमें यह है कि आपको पता है कि ये कोई वायर, तो इसकी जो आपको पता है लेंथ L है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब you know from your row level knowledge that the resistance of a wire is directly proportional to its length, and this resistance is inversely proportional to the cross sectional area, and resistance is proportional to L over A, and resistance is equal to resistivity times L over A. resistivity क्या है? resistance पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ। यानी एक वायर अगर हो, ये कोई वायर है, ऐसे वायर है, यहां से करंट यूं फ्लो कर रहा है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो, तो उसकी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब यहां पर हम इस तरह से कर लेते हैं कि ये फार्मूला रेजिस्टेंस की जगह आ जाएगा वोल्टेज ओवर करंट जो उसने दिया हुआ है, और ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये जो करंट के पैरेलल है, ये L3 कह देते हैं, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो L1, जो करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर है, वो L1 ओवर L2 कर देते हैं। और यहां से हम रेजिस्टिविटी का फार्मूला बना लेते हैं, वो है जी वोल्टेज इंटू L1 L2 ओवर करंट इंटू L3। ये रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का फार्मूला है। ये पेपर में आपको बनाना आना चाहिए, जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हुआ हो तो उस वक्त आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये चीज देखें कि अब इसको किस तरह से हम डिस्कस करते हैं, कैसे करते हैं। इस डाटे के साथ आगे चलते हैं, और वो ये है जनाब कि रेजिस्टिविटी वोल्टेज L1 L2 ओवर करंट L3। अब वोल्टेज उसने हमें दी हुई है, उस क्वेश्चन में दी हुई है, अगर आप पढ़ें तो ये पेपर में क्वेश्चन है, उसमें वोल्टेज उसने दी हुई है 10, और उसकी एरर आगे जा कर दी है, और करंट की वैल्यू यहां दी है 30.06, और उसकी एरर यहां दी है 0.1, और जो सारी डायमेंशंस हैं उनके बारे में उसने बता दिया है कि वो 0.2। इसमें L3 जो है वो मैं ये 15 को लूंगा इस वाली, और L1 और L2 ये होंगे, और सब में एरर जो है वो 0.2 मिलीमीटर है, और रेजिस्टिविटी हमने यूज मेजर करनी। अब रेजिस्टिविटी में वोल्टेज की वैल्यू जो उन्होंने हमें बताई है वो है जी 10 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज की वैल्यू क्या है? 10 है। अब ये जो लेंथ L1 है, एक है 15 मिलीमीटर, जिसको आप यूं कर लें, दूसरी लेंथ है 30 मिलीमीटर, जिसको आप यूं कर लें, और करंट उसने हमें दिया हुआ है, करंट की वैल्यू दी हुई है 30 मिली एम्पियर, और इस लेंथ L3 की वैल्यू है 15 इंटू 10⁻³ अब देखिए, आप कहेंगे सर पेपर में उन्होंने हमें इतनी ज्यादती की, हमें इतनी मुश्किल वैल्यूज दे दी हैं, लेकिन उसने आपके लिए थोड़ी सी आसानी भी पैदा की है। इस तरह से पैदा की है कि ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, और आप कैलकुलेशन किए बगैर आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल ली 10 यूनिट्स। उसने रेजिस्टिविटी की आपको खुद ही दे दी है, ओम मीटर, आपको जरूरत नहीं परेशान होने की। अब आप क्या करेंगे, आपके पास आगे चॉइसेस हैं, फिर आपके पास वही 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड क्या हैं कि आप लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी निकालें और उसमें से एक्चुअल माइनस कर दें, या फिर आप क्या करें कि रेजिस्टिविटी में से स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी निकालें और उसे माइनस कर दें एक्चुअल में से, या लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ओवर 2 करें, या वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज का मेथड निकालें। बहरहाल मैं इनमें से आपको 2 मेथड कर देता हूं। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगी? वोल्टेज की लार्जेस्ट, लेंथ की लार्जेस्ट, इस लेंथ की भी लार्जेस्ट, और करंट की स्मॉलेस्ट, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, और L3 की भी स्मॉलेस्ट वैल्यू। और जब मैंने वो वैल्यूज यहाँ पुट की तो मेरे पास जो आंसर आए वो क्या थे?
वोल्टेज की 10.1 वैल्यू थी, लेंथ की लार्जेस्ट वैल्यू 15.2 इंटू 10⁻³ दूसरी लेंथ की लार्जेस्ट वैल्यू 30.2 इंटू 10⁻³ और करंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू 29.9 इंटू 10⁻³ और लेंथ की स्मॉलेस्ट वैल्यू 14.8 इंटू 10⁻³। तो ये रेजिस्टिविटी की लार्जेस्ट वैल्यू होगी, ये 10.477 आती है, ये जिसको आप 10.5 ओम मीटर कह सकते हैं। अब एरर इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है? लार्जेस्ट रेजिस्टिविटी माइनस नॉर्मल रेजिस्टिविटी, 10.5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0.4 ओम मीटर। और इसको आप लिख सकते हैं 10 लिखा हुआ है प्लस माइनस 0.5। अब ये एरर आपने लिखी है तो ये फर्स्ट डेसिमल है तो इधर भी यूं जरूर डालें ताकि उसके साथ मैच करें, इसके डेसिमल और इसके डेसिमल, और यूं लिखें। ये तरीका होता है इसे कोड करने का। ये इस तरह से आपकी जो भी ऑप्शन बनती। अच्छा, अगर आपको ये मेथड नहीं अपनाना था, आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज का फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, इसको मैं दूसरे पेपर पे कर लेता हूँ। यहाँ पर दूसरे पेज पे रेजिस्टिविटी किसके बराबर है? VL1 L2 ओवर करंट इनटू L3। तो एरर इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू error in the value of voltage plus error in the value of L1 over L1 plus error in the value of L2 over L2 plus error in the value of L3 over L3 plus error in the value of current over current। यूं कर लें। अब रेजिस्टिविटी को आप ये कर लें, ये चीज उठाकर उधर ले लें, वो यूं है। अब आप ये वैल्यूज इसमें प्लग इन करें, इसमें आपको यूनिट्स कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। 0.1 ओवर 10, 0.1 ओवर 30, ये 0.2 ओवर 30, 0.2 ओवर 30 जी, बल्कि हाँ 0.2 ओवर 30 प्लस 0.2 ओवर 15 प्लस 0.2 ओवर 15 और करंट का था 0.1 ओवर 30 पहले में इस तरह से, और इनटू रेजिस्टिविटी यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 10। आप सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आता है 0.4677, या आप इसको राउंड ऑफ कर लें 0.5 ओम मीटर, और रेजिस्टिविटी को कोट करें 10.0 प्लस माइनस 0.5 ओम। बेटा ये मैंने जो 21 सितंबर को जो लेक्चर दिया और जो आज 23 को जाके लेक्चर दूंगा, और इसकी सारे की समरी आज, अगर 23 सितंबर में जो मैंने फालतू बातें करनी है वो पुरानी बातें जो पहले लेक्चर्स दिए हुए हैं उनकी कोई रिवीजन होगी, नई कोई बात नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि ये पूरे वीक की को समराइज करता है, प्लस अगर पुराने लेक्चर्स देख लें तो वो भी, मतलब कि आज मैंने मैक्सिमम यही पढ़ाना है और नया कुछ नहीं पढ़ाना 23 सितंबर को, और मैंने अगर कोई बात करनी है तो पुरानी बातों की रिवीजन करनी है, या इसमें जो एक्स्ट्रा बातें बताई हैं वो जो मंडे को नहीं बताई और इस लेक्चर में दी हुई है वो एक्स्ट्रा कुछ बातें करूंगा, 1-2 न्यूमेरिकल्स, और प्लस मैं कुछ पुरानी रिवीजन कराऊंगा। क्लास कम्स टू एन एंड।